हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हमारे मोशन का लेक्चर थर्ड। एंड इसमें आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम करने वाले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले आपको लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड देखने हैं, क्योंकि हम हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल किया करेंगे, जो पिछले लेक्चर में मतलब जिस टॉपिक को पिछले लेक्चर में हमने करवाया था। तो लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड सबसे पहले देख लीजिए। मैरिक्स द मोनिका सैनी एनडीए फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड मिल जाएंगे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर थर्ड, जिसका टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करते हैं। एंड आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। अगर किसी ने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो वो ये आंसर कर पाएगा। एंड अब आप सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस आर दी गई है। एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल, इसने पूछा है कि ये हाफ सर्कल इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब किसी बच्चे का ये पाई आर आंसर आ रहा होगा, किसी का 2 पाई आर होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। तो अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे तो ये आर है, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस ए पॉइंट पे पहुंचने का। ये भी है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये होएगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो ज़रूर हम पाई आर बता रहे होते, लेकिन हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हम ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंगे। एंड आर 2r हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा बेसिक क्लियर कराया गया था लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड अब करते हैं और क्वेश्चंस। हाँ जी, ये रहा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल रेशियो बताना है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस न्यूमेरिकल रेशियो बताना है। आप सोच सकते हैं, एंड इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी एंड एक्सप्लेन करूंगी। तो अब करते हैं एक्सप्लेन कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, एंड डिस्टेंस से ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो पूछा गया है। ऑलवेज लेस देन 1। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन 1 होता है? ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ पर 1 हमने डिस्टेंस टू, यहाँ हम रेशो ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू भी हो सकता है डिस्टेंस के, एंड डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। एक रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑलवेज लेस देन 1 ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा लेस ही हो, एंड ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी रॉन्ग है, एंड ऑलवेज मोर देन 1 ये भी रॉन्ग है। तो क्या हो सकता है? इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस ऊपर होता, अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछा गया होता, यहाँ होता डिस्टेंस एंड हमसे पूछा गया होता डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये उल्टा हो जाता, ये होता इक्वल टू और मोर देन 1। इक्वल टू और मोर देन 1, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अगर हमसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा होता है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, एंड यही ऑप्शन दिए होते, तो इसका ऑप्शन होता ऑलवेज मोर देन 1। इसका सी आंसर हो रहा होता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। आपको सोचना है, सोच सकते हैं आप इसका क्या आंसर होना चाहिए। एंड अब आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस थोड़ा हटा रही हूँ मैं। इसने क्या पूछा है? इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। डिस्प्लेसमेंट
is proportional to the square of time, then the object moves with option A uniform velocity, option B uniform acceleration, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx बाई dt एंड टू स्क्वेयर टी स्क्वेयर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2t। एंड हमसे पूछा क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एंड अगर हम दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर एंड प्रोपोर्शनल टू 2 डी स्क्वेयर। अगर हम इसका दोबारा हम इसका अगर दोबारा करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो क्या आता है, डी एक्स बाई डी टी होता है v। अगर हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं मीन्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा a एंड a इज़ प्रोपोर्शनल आया है 2 के। a टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये ओनली 2 कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। देखिए तो हमारा एक्सेलरेशन आया है प्रोपोर्शनल टू 2, ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका आंसर है ए। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कट हो जाता है क्योंकि यहाँ टाइम पर डिपेंड नहीं हो रहा, इंक्रीजिंग भी नहीं हो रहा एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग भी नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सोच लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर बताना। सबसे पहले ए देखिए, जिसमें ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहले डिक्रीज़ हो रहा था एंड देन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है एंड इसमें कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तो रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट है, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन तो हो नहीं रहा इसमें, तो ऑप्शन डी भी कट हो जाता है। ऑप्शन सी में ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी कट हो जाता है एंड ऑप्शन बी में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी कट हो जाता है एंड ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन बोला गया है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉयज गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आप एक बार करके देखिए आपसे न्यूमेरिकल होता है या नहीं होता। एंड अगर किसी ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखे होंगे जिसमें मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम लेंगे टोटल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एवरेज निकालना हो तो। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है A2, हमें बोला है कि ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है। ये कोई लड़का था, ये A से B गया एंड फिर वापस B टू A वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार रब कर देते हैं इसको थोड़ा। हाँ, अब आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द होल जर्नी। अगर इस होल की जगह ड्यूरिंग द होल जर्नी, अगर इस होल की जगह ऑफ जर्नी आता तो हम कह सकते थे कि कंप्लीट जर्नी की पूछी गई है हमसे। सबसे पहले A टू B गया देन B टू A आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा एंड एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। लेकिन इसने बोला है ड्यूरिंग द होल जर्नी, जर्नी के वक्त पूछी है इसने एवरेज वेलोसिटी, पूरी जर्नी की नहीं पूछी है, ड्यूरिंग बोला है, ड्यूरिंग द होल जर्नी। अगर ओनली ऐसे बोला जाता वेलोसिटी ऑफ बॉय ऑफ होल जर्नी, ड्यूरिंग नहीं बोला गया, होल जर्नी की बात करी गई है, होल जर्नी की बात करी गई है तो हम जर्नी के दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ना कि पूरी जर्नी की। पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी C 0 होएगी, लेकिन इसमें ऑप्शन C नहीं होएगा क्योंकि आप समझ चुके हो इसमें होल जर्नी का बताना है हमें, ऑफ जर्नी नहीं बताना। तो अब कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
हमारे पास दी हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी दी गई है हमारे पास 20 मीटर पर मिनट, एंड जो सेकंड वेलोसिटी दी है वी बी वो दी है 30। ठीक है, एरोज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट है, यहाँ मानते हैं पॉइंट ए एंड यहाँ मानते हैं बी। हम मानेंगे कि ए टू बी एक्स डिस्टेंस है, ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं ड्यूरिंग द होल जर्नी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होएगा 2x। एंड नीचे है टाइम, अब टाइम निकालना है हमें, टाइम दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक दी हुई है 20 एंड जो दूसरी दी हुई है वो है 30, तो हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस टोटल टाइम पूछा है, तो x ओनली ए टू बी जर्नी के लिए, एंड दूसरा यहाँ x लगाएंगे बी टू ए के लिए, एंड ये 30, एंड इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ स्पेस लेते हैं। कितना आया अपना 2x, x अपॉन 20 अपना आ गया 2x ऊपर है, x अपॉन 20 एंड प्लस x अपॉन 30 था, तो उसका 60 आ जाएगा एलसीएम, एंड 30 3x हो जाएगा, प्लस उधर 2 था, अपने एक्चुअली में ये बना था ना 2x, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, तो इसको सोल्व करा जा रहा है, एलसीएम ले लिया 60 आ गया, यहाँ 3x आ गया एंड यहाँ आ जाएगा 2x। अब क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप 2x 5x एंड इंटू 1/60, ये ऊपर चला जाएगा, x कट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, इसका आंसर आ जाएगा 24 मीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में 24 मीटर पर मिनट ए आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर होल जर्नी के लिए पूछेंगे तो हम ड्यूरिंग निकाल रहे हैं, पूरी जर्नी का नहीं निकाल रहे, ड्यूरिंग द होल जर्नी मीन्स जर्नी के वक्त एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो क्या होगी हमारी 24, अगर ऑफ जर्नी पूछा होता तो 0। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल, पॉसिबल बताना है कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। आप पहले करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। एंड अब टाइम होता है आपका ख़त्म। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। ऑप्शन ए ने क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन होगा। ये तो कहीं नहीं देखा हमने कि वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो ये स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग है, तो ए स्टेटमेंट तो हट जाती है मैदान से। एंड फिर आती है स्टेटमेंट बी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इसको देखते हैं बाद में। सी ऑप्शन है, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, नहीं होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, पूरा सर्कुलर मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। एंड डी है, एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आएगा, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो जीरो आएगी, लेकिन एवरेज स्पीड की कोई वैल्यू आएगी, तो ये इक्वल नहीं हो सकते सर्कुलर मोशन में, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। एंड अब लास्ट आता है ऑप्शन बी पे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ये हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो। एंड वो कैसे होएगा उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा विद एग्जांपल समझाते हैं। कोई एक बॉडी है, यहाँ है कोई बॉडी, 10 स्पेस लेते हैं थोड़ा, देखिए कोई एक बॉडी है वो जा रही है,
ठीक है, एसेलरेट भी हो रही है, एसेलरेशन है इसके पास, ठीक है। ये वेलोसिटी, ये बॉडी गई एंड जिस यहाँ से स्टार्ट करा इसने एंड वापस इस पॉइंट पर आई, इस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या करा इसने, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ये, एंड देन ग्राफिकली समझाते हैं इसको, समझ लीजिए पहले वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज एंड देन ये स्टार्ट करती है डिक्रीज करना, तो ये डिक्रीज होती है होती है होती है होती है और उसके बाद नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर देती है वेलोसिटी। तो इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिक्रीज होते होते जीरो वेलोसिटी हो जाएगी एंड उसके बाद नेगेटिव में चली जाएगी वेलोसिटी, लेकिन इस वक्त एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, जिस वक्त ये वेलोसिटी जीरो होगी इस पॉइंट पे, इस वक्त कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज हो रही है मीन्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन तो होगा इस पॉइंट पे लेकिन वेलोसिटी जीरो होएगी। समझ पा रहे हो कि पहले ये इंक्रीज होता है एंड देन ये डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन की कोई मैग्नीट्यूड होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था, ऑप्शन बी, कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, ये क्वेश्चन कर लिया। हाँ, अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए गए थे उनके सभी टॉपिक्स के, एंड अब स्टार्ट करते हैं अब हमारा फर्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम करा था, हमने जिस वक्त लास्ट टाइम करा था तो हमने एंड करा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, एक ग्राफ बच रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे, है ना। तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे वी एंड एक्स एक्सिस पे टी। क्यों, अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टी यहाँ क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूस होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे प्रीफर करी जाती है, तो कंटिन्यूस टी था तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड वी वाई एक्सिस पे लिया। इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। एंड अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मेन टॉपिक की, यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बन सकता है। इसमें जिस तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में करा था, हमने पहले स्पीड जीरो ली थी, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन फर्स्ट हम लेते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मीन्स ये तो है टाइम एंड ये है वी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा होगा, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। एंड अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम स्टडी करते हैं। अब यो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गई। यूनिफॉर्म मोशन में v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, तो क्या होएगा, जो ग्राफ होएगा वो स्ट्रेट बनेगा। एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। एंड अब एक्सेलरेशन दो तरीके से आएगा, इसके भी टू टाइप रहेंगे, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। एंड इसको हम आपको फिगर की हेल्प से समझाते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड अगर v कॉन्स्टेंट है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वो दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होएगा, वेलोसिटी चेंज होएगी, वेलोसिटी चेंज होएगी तो एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भी दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइप।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही होगी। तो समझ गए होंगे आप। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी भी तरीके का बन सकता है, जैसे ये रहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये हमने ग्राफ लिया, कुछ भी जो बन रहा है ये सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से चेंज होता जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ रहेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये रहेगा। एंड ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई है तो उसका मतलब है कि वी कांस्टेंट है, और अगर वी कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आते ही एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी बन सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात करी थी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को या वेलोसिटी को। लेकिन अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी है एंड ये टाइम है, तो इसका स्लोप होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। एंड क्यों करेगा, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ लीजिए, आपको यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2। इसका सोल्व करोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 मीन्स डेल v एंड x2 माइनस x1 मीन्स डेल t, एंड डेल v अपॉन डेल t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन दे रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसके हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा होगा, हमें एक्सेलरेशन दे रहा होगा। यहाँ स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो डेल v बाई डेल टी इक्वल्स टू a। अगर हम बात करें एरिया अंडर वी टी ग्राफ, अगर वी टी ग्राफ लें मीन्स इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे जिस तरीके से इस फिगर में दिए हुए हैं, ये x1 y1 है एंड ये x2 y2 है। एंड अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो एरिया अगर निकालेंगे तो v इंटू टी होगा एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी को पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एंड आप सिंबल देख सकते हैं, u यूज़ करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए, v फाइनल, a एक्सेलरेशन, t टाइम, डिस्प्लेसमेंट s। एंड अगर हम ds बाई डी टी करते हैं तो v बनता है, एंड अगर dv बाई डी टी कर रहे हैं तो a बनता है। एंड dv बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई टी टी स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका ds बाई डी टी का डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोबारा तो a निकल कर आता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होगी, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर ली। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स आते हैं। अब नेक्स्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक आने वाला है, काफ़ी न्यूमेरिकल भी बनता है उससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम बात करेंगे यूसीएम की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें यहाँ से हमने स्टार्ट करा है एंड वेलोसिटी है इसकी v। अब वेलोसिटी v है इसकी, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है एंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर मैंने बोला इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी क्या? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये बताना हमें। तो देखिए वेलोसिटी कैसे बनती है, 2 तरीक़ों से। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो तब हम v की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे होंगे, लेकिन स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ में जो रिवॉल्व कर रही है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्कल की वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कभी 0 नहीं होती सर्कुलर पाथ में। वो क्यों नहीं होती है बताते हैं, देखिए इधर थोड़ा, हाँ,
ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव कर रही है। यहाँ इसकी वेलोसिटी, हम टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम टेंजेंट अगर खींचेंगे तो इसकी एक वेलोसिटी इधर जा रही होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर जा रही होगी, इस प्लेस पे इधर आ रही होगी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन इधर इधर। तो भले ही स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकती, डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही होगी। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो हमेशा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होता है, कभी भी बिना एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं होएगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम बात करेंगे कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे अपने, न्यूटन ने दिए थे अपने 3 लॉ, उसकी बात करेंगे। लेकिन न्यूटन से पहले गैलीलियो गैलीली थे जिसके बेस पे न्यूटन, उनसे इंस्पायर होकर न्यूटन ने ये 3 लॉ दिए थे। लेकिन शुरुआती दौर में गैलीलियो गैलीली ने न्यूटन के लॉ मीन्स लॉ बताए थे मोशन के, लेकिन वो चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो एक्सप्लेन करा वो न्यूटन ने करा एंड जिसकी वजह से आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। लेकिन असलियत में गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले न्यूटन मतलब मीन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। एंड जिसके बाद गैलीलियो गैलीली के बाद जो गैलीलियो गैलीली ने स्टेटमेंट दी थी उसको इम्प्रूव करके एंड और एक्सप्लेन करके न्यूटन ने बताया। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन बताए थे। लेकिन हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्योंकि इसने एक्सप्लेन करके और चीज़ों को क्लियर करा था। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप सभी को पता होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट अनटिल एंड अनलेस फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, फर्स्ट लॉ था कि कोई भी बॉडी अपने आप चेंज नहीं होएगी तब तक उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर कोई यहाँ बॉल है ये तब तक नहीं हिलेगी तब तक इसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाते। यही था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एंड इसे इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात आई तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया की अगर हम सीधी सादी स्टेटमेंट देखें तो उसका मतलब होता है टेंडेंसी। इनर्शिया का मतलब होता है टेंडेंसी टू अपोज मोशन, मीन्स अपोज इट्स स्टेट, टेंडेंसी टू चेंज इट्स टेंडेंसी टू चेंज टेंडेंसी टू अपोज इट्स स्टेट। ओके, टेंडेंसी टू अपोज इट्स स्टेट, इसे कहते हैं हम इनर्शिया। कि उसकी टेंडेंसी स्टेट को चेंज करने की क्या कहते हैं? इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज, ये चेंज को अपोज करती है। जैसे आप समझ लीजिए इनर्शिया 2 टाइप के होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ये बता चुके हैं हम आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया को हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आपने एग्जाम्पल काफ़ी बार सुने भी होंगे। आप बस में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये चल रही है एंड यहाँ कोई बैठा है आराम से। ये जब बस एकदम से रुकती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगता है हमें। ऐसा क्यों होता है? बस चल रही है तो हमारी बॉडी भी चल रही है, इसके जो पैर है वो कांटेक्ट में है बस के सरफेस से। ओके, बॉटम से कांटेक्ट में है। जैसे बस रुकती है तो ये पैर टच में, पैरों को पता चल जाता है हाँ बस रुक चुकी है, तो ये भी रुक जाता है। लेकिन जो हमारी ऊपर वाली बॉडी होती है आराम से मज़े में होती है। जैसे ये रुकता है लेकिन बॉडी चाहती है कि मैं चलती रहूँ, ये बॉडी चाहती है कि मैं चलती रहूँ। उसीलिए जैसे ही बस रुकती है हम अपने आगे की तरफ फोर्स लगता है। अभी मैंने बात करी है कि मोशन में है बस, एंड जैसे ही बस रुकेगी हमारा आगे की तरफ फोर्स लगेगी, हमारी जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ जाएगी। वो क्यों जाती है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन।
क्योंकि अब हमारी बॉडी चाह रही है कि हम चल रहे थे तो चलते ही रहें। एंड अगर बात होती है इससे थोड़ी उल्टी कि अगर बस आराम से बैठी है, चल नहीं रही, आराम से बस है, खड़ी है, यहाँ कोई बैठा है, बस नहीं चल रही, एंड अगर एकदम से ये बस चलने लगती है तो हमारे जो बॉटम, बस का जो बॉटम है वो हमारे से पैर है उसके कांटेक्ट में है, तो जो पैर है वो तो आराम से अपने मोशन में हो जाते हैं, लेकिन जो अपर बॉडी है वो आराम से अपनी फ्री बैठी है, वो चाह रही है कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, लेकिन एकदम से बस चलती है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ फोर्स फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी चाह रही है कि हम जहाँ थे वहीं रहें, लेकिन जो हमारा बॉटम है वो बस के सरफेस से कॉन्टैक्ट में है, वो मोशन में आ जाते हैं, तो इसलिए हम जो फोर्स है फील कर रहे होते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप कोई मैट लेते हो एंड उसमें ये मैट है जिसमें मिट्टी है, आप जैसे उसको झड़काते हो तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं की वहीं रह जाता है, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल और जो कारपेट है डस्ट पार्टिकल से अलग हो जाती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल थे वो चाह रहे थे कि हम अपने जिस मोशन में थे वहीं रहें, एंड जैसे ही हम इसको झड़काते हैं तो डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं एंड हमारा जो कारपेट है वो अलग हो जाता है। एंड ऐसे ही कई पीटते हैं, जैसे कोई ये कारपेट है एंड इसको हम बीट कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी इनर्शिया हम समझ सकते हैं। एंड अगर कोई ले लो एग्जांपल कि कोई ट्री है, ये है ट्री जिसके काफ़ी सारे जामुन लगे हुए हैं, यहाँ कोई आराम बैठा है, नीचे इसके बहन भाई खड़े हैं, ये क्या करेगा, इसको हिलाएगा, एंड जैसे हिलाएगा तो ये क्या चाहेंगे कि हम अपने रेस्ट में ही रहें, जिसकी वजह से ये फोर्स फील करेंगे एंड ये नीचे गिर जाएंगे और जो ये ब्रांच है एंड फ्रूट अलग हो जाएंगे, तो इन सब में इनर्शिया ही काम कर रहा होता है। तो समझ आ गया होगा इनर्शिया। एंड एक बार और देख लीजिए आप, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब टॉपिक है। तो आज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। एंड आगे बात करें मोमेंटम, कल हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, इससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है मोमेंटम। मोमेंटम हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मोमेंटम होता है अमाउंट या मेजर ऑफ मोशन। मोमेंटम मेज़र करता है कि कितना मोशन है, मीन्स मोशन को मेज़र करता है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंटम को तो इस तरीके से कर रहे होंगे। एंड हमने जैसा कि लेक्चर फर्स्ट में एंड सेकंड में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। यूनिट इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1। अब जो भी टर्म आती रहेगी हम उसी क्वांटिटी की कौन सी क्वांटिटी है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन साथ में निकालते रहेंगे, ताकि आपके लेक्चर्स फर्स्ट एंड सेकंड के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाए, क्योंकि उसमें यही चीज़ें सिखाई गई थी। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोमेंटम पर कि अगर आउट ऑफ टू बॉडी A एंड B विच विल हैव मोर मोमेंटम। एक बॉडी है A जिसका 10 kg वेट है, सेकंड बॉडी है B जिसका 70 kg वेट है। अब हमें बताना है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। आप सोच लीजिए आराम से। तो अब इसका आंसर बताते हैं कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, मोमेंटम हम ओनली मास से नहीं बता सकते। मोमेंटम बताने के लिए हमें मास एंड वेलोसिटी दोनों चाहिएगी, क्योंकि मोमेंटम विल डिपेंड ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला भी यही होता है m/v। तो सपोज करिए अभी आपने बोला, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बोला होगा मास ऑफ B है 70 kg, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी यहाँ कर दूँ 10, मास A की, एंड मास B की वेलोसिटी कर दूँ 5, सॉरी अगर मैंने कर दी यहाँ इसकी 1 वेलोसिटी, तो मास ऑफ बॉडी का जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 70, लेकिन मास जो A है उसका मोमेंटम आएगा 100। तो इस तरीके से तो A का जो मास है मीन्स A का जो मोमेंटम है बॉडी A का वो ज़्यादा है एंड बॉडी B का कम है। तो हम ओनली मास या ओनली वेलोसिटी से पता नहीं कर सकते किसका मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम पता करने के लिए हमारे पास मास एंड वेलोसिटी दोनों टर्म ही होनी चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड अब हम कल स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। एंड कल के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो आज के टॉपिक थे
उन सभी के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना, ताकि आपको क्लियर हो कि जो ये टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके बेसिक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे क्लास के स्टार्टिंग में। जैसे आज की क्लास के स्टार्टिंग में लेक्चर 1 एंड 2 के न्यूमेरिकल कराए गए थे, वैसे अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके स्टार्टिंग में ये जो लेक्चर है इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। 8 to 10 न्यूमेरिकल होंगे एंड काफ़ी आपके बेसिक क्लियर कर रहे होंगे। तो आज हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी करे, हमने ये न्यूमेरिकल करा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें 2r इसका आंसर आया था। एंड देन हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन होता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई है ओनली तो v कांस्टेंट होएगा, एक्सेलरेशन नहीं होएगा। उसके बाद हमने v क्रॉस t देखा, डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। एंड देन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की ये टर्म्स देखी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा कि जिसमें अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होएगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। एंड हमने देन पढ़ा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का टर्म पढ़ी हमने, एंड मोमेंटम पढ़ा। तो यहाँ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना, जल्द ही आ रहा होगा। एंड कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नोट्स की बात करें तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड स्टे सेफ।